अब गेट को अपीयर हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और गेट के अंदर रहने वाले मैजिक बीस्ट से स्पेशल एबिलिटीज वाले ह्यूमंस की बैटल अभी तक जारी है। लेकिन इनमें एक स्पेशल केस भी है, संग जिनवू, जो कि अपने मदर और सिस्टर के सपोर्ट के लिए पैसे कमाता है, बट वो अब तक के सबसे वीकेस्ट रैंक की रैंक का हंटर है और नॉर्मली एक बार अवेकनिंग मिलने के बाद हंटर्स की एबिलिटीज डेवलप नहीं होती, ना ही कि उनकी रैंकिंग बदलती है। बट मैंने अभी कहा कि जिनवू एक स्पेशल केस है। वो एक रेड मिशन के लिए डबल डंजन्स में जाता है जहाँ उसे गेम लाइक एबिलिटीज मिलती है और वो पावर ऑफ लेवलिंग ऑब्टेन कर लेता है। इसके बाद उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ वो कई सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमन से बैटल करके अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है और एक गॉडली आइटम एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी जान लेता है जिससे किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। वहीं पर इस रेसिपी के मटेरियल को जमा करते हुए वो एक शैडो मोनार्क बन जाता है जिससे उसके अंडर बहुत सारे शैडो सोल्जर्स भी आ जाते हैं। प्रेजेंट में जिनवू सो रहा होता है तभी उसकी सिस्टर जीना उसे कॉल पर बताती है कि आज पेरेंट मीटिंग है। ये सुनकर जिनवू जल्दी से स्कूल भागता है जहाँ जीना को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना बदल कैसे गया था। वही कई लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी। जीना कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो मैं तुम्हें क्या किसी से इंट्रोड्यूस करूं, बट जिनवू उसे अपना मुंह बंद करने कहता है। कुछ टाइम बाद टीचर उसे बताती है कि जीना काइंड हार्टेड और अच्छी स्टूडेंट है, यहाँ तक कि वो कई स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है और एज अ टीचर मुझे उस पर बहुत गर्व है। उसने मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छा किया है। मैं श्योर हूँ कि उसे एक अच्छा मेडिकल स्कूल जरूर मिलेगा, इसलिए उसे ज्यादा पुश मत करना। और आज के लिए इतना ही। बाय द वे मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ, अगर एक दिन जीना वेकेंड हो जाती है तो क्या तुम उसे हंटर का जॉब करने दोगे? इस पर जीन वो साफ साफ मना कर देता है। टीचर कहती है कि अच्छा तो क्या मिस्टर संग आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हो। कुछ टाइम बाद हम सोंग जी को देखते हैं जो कि जीनू को देखकर पहचान जाती है कि वो जीना का भाई है। सोंग जी कहती है कि मैं नहीं जानती कि टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं स्कूल वापस नहीं जाने वाली, ना ही कि मैं हंटर बनने पर गिव अप करने वाली हूँ। जिनवू कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, तुम ई रैंक से अपनी लिविंग नहीं निकाल सकती, तुमने असॉल्ट टीम में पैसे कमाए होंगे बट वो तुम्हारा लक था। सोंग जी कहती है कि अगर तुम मुझे समझाने आया हो तो अभी ही निकल जाओ, वैसे तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो ना। इस पर जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, चलो मेरे साथ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डोंगसुक का एस रैंक हंटर भाई डोंगसू वापस साउथ कोरिया आ गया है। डोंगसू कहता है कि ये कंट्री हमेशा की तरह शैबी दिख रही है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चीफ पर्सनली मुझे पिकअप करेगा, वैसे मैं इस कंट्री में ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। वही जिनचुल पूछता है कि तुम अपनी होमलैंड कंट्री में वापस आए सिर्फ उन दोनों लोगों को देखने के लिए पागल मत बनो, तुम सर्वेलेंस टीम बस प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने कुछ नोटिस नहीं किया कि मैं उनके साथ डंजन में क्या करूंगा, पहले उसी रैंक हंटर के साथ फिर डी रैंक वाले के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारे इस बेकार एबिलिटी से तो बिल्कुल नहीं। जिनचुल कहता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मीनवाइल गुनी जोंगिन को बता रहे होते हैं कि उनके पास विंग होने के बावजूद वो समुद्र में गिरे, इसका मतलब कि वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, बट एक दिन वो यहाँ तक आ जाएंगे, इसलिए हमें इसके बारे में क्लूज ढूंढने होंगे। कुछ टाइम बाद जिनवू सांगमिन से मिलता है जो कि एक पोर्टल के बाहर खड़ा था। सांगमिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, पर मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए। वैसे मैं इस लड़की से पहले भी मिल चुका हूँ और ये सी रैंक का गेट अभी जस्ट ओपन हुआ है। तभी एक ए रैंक हंटर किमचुल कहता है कि तुम कितनी बात करोगे, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। तभी सांगमिन किमचुल को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये एक टैंकर है जो कि उनके इस प्रैक्टिस मिशन को एज असॉल्ट टीम लीडर लीड करेगा। वही किमचुल कहता है कि मुझे ई रैंक हंटर्स पर नजर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यहाँ पर तो दो है। तभी सांगमिन सभी को बताता है कि इस असॉल्ट टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और 2 ई रैंक हंटर्स है, मतलब इन टोटल 10 लोग जो कि इस रेड मिशन को करेंगे। वही जिनवू सोचता है कि मुझे लगा था कि अगर इसे सच्चाई पता चले तो ये हार मान लेगी, लेकिन इस टीम में बहुत सारे लोग हैं तो अगर ये क्वेस्ट बहुत इजीली खत्म हो जाएगा तो ये पॉइंटलेस होगा। तभी उससे किचुल कहता है कि मिस्टर संग इस टाइम बस स्टैंड बाय पर रहकर बस देखना और न्यू कमर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना। इसके बाद सभी लोग डंजन में एक के बाद एक एंटर करते हैं। एंटर करते ही जिनवू को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वही हम देख पाते हैं कि वो गेट रेड गेट बन गया है। इस पर जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आकर सांगमिन से कहता है कि जल्दी से असॉल्ट टीम को कांटेक्ट करो। दूसरी ओर यूनो को समझ नहीं आता कि एक सी रैंक का गेट ऑल ऑफ सडन रेड गेट कैसे बन गया। मैं जल्दी से वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। मीनवाइल किमचुल सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है। सोंगी पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है। जिनवू बताता है कि रेड गेट रेगुलर गेट से डिफरेंट होता है। ये एक ऐसा डंजन होता है जहाँ तुम्हारा आउटर वर्ल्ड से कांटेक्ट टूट
पूछ जाता है तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ तो बॉस को डिफीट करना होगा या ये कोलैप्स होने का इंतजार करना होगा। इसके बीच आउटर वर्ल्ड इंटरवीन नहीं कर सकता। मतलब चाहे कितना भी बड़ा एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो, वो इस रेड गेट के अंदर बाहर नहीं आ सकता। और इस डंजन में बहुत सारे और स्ट्रॉन्गर बीस्ट भी अपीयर होंगे। तभी उन पर स्नो एरो से अटैक होता है। हालांकि जिनवू ने सोंगी को बचा लिया था। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि उनके ऊपर आइस एल्फ्स अटैक कर रहे हैं। उन्हें देखकर जिनवू सोचने लगता है कि वो हमसे इतने दूर थे, इसलिए हम उन्हें सेंस नहीं कर पाए और पहले उन्होंने सबसे वीकेस्ट 2 लोगों को ही टारगेट किया। अगर ये 2 महीने पहले की बात होती तो अभी तक मैं मारा जा चुका होता। तभी वो एल्फ्स जिनवू को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिनवू बताता है कि आइस एल्फ्स का अटैक करने का तरीका बहुत ब्रूटल है, तुम उन्हें व्हाइट गोस्ट भी कह सकते हो, वही हंटर्स उन्हें व्हाइट स्लेयर्स भी कहते हैं। तभी किम चुल कहता है कि यहाँ देखो, अभी सभी को पता है कि यहाँ मदद नहीं आ सकती और हम डिफिकल्ट लेवल बी क्वेस्ट में हैं। इस सिचुएशन में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी कमांड फॉलो करके सरवाइव करो। हालांकि मैं सभी लोगों को लीड नहीं कर सकता, इसलिए हमें 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होना होगा। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो हम ठंड से ही मारे जाएंगे या कोई हमें मार डालेगा। जो मुझे फॉलो करेगा मैं उससे बचाऊंगा। इस पर कई लोग उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन किम चुल कहता है कि जो भी सी रैंक या उससे नीचे है वो मेरे साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर एक दिन बाहर 1 घंटे की तरह है और बॉस को हराने के लिए महीनों भी लग सकते हैं, इसलिए मुझे डेड वेट को यही छोड़ना होगा। मेरी ये बात दिल पर मत लगाना, एक बार हम बॉस को हरा दे फिर हम सब घर जा सकते हैं। तभी एक लड़की जिनवू के ग्रुप में जाती है। किम चुल सोचता है कि क्या ये सिंपैथी की वजह से कर रही है, कितनी मूर्ख है ये। वो लड़की जिनवू से कहती है कि किम चुल भी वो एरो नोटिस नहीं कर पाया और तुम एक ही रैंक नहीं हो ना, शायद तुम एक ही रैंक हो या उससे भी ऊपर। वैसे मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। फिर उन दोनों ग्रुप्स में डिसाइड होता है कि किम चुल की टीम मेन रोड की तरफ जाएगी और जिनवू की टीम जंगल की तरफ। कुछ आगे किम चुल बताता है कि देखो यहाँ पर आइस बियर्स है, जिनके हाथों वो सभी रैंक्स मारे जाने वाले हैं। इस पर सभी लोग जिनवू के टीम के लिए बैड फील करते हैं। वही किम चुल सोचता है कि उसके टीम में एक सी रैंक और बी रैंक ही जीन है, फिर भी मैं उसे कैप्टन क्यों मान रहा हूँ। तभी वहाँ पर कई आइस बियर्स आ जाते हैं। एक आइस बियर किम चुल पर अटैक करता है, लेकिन किम चुल उसके अटैक को इजीली ब्लॉक करके उसे काट डालता है और बाकी उसे फाइट करता है। मीनवाइल ही जिन स्क्रैचेस देखकर सभी को बताती है कि ये आइस बियर्स की टेरिटरी है। इस पर जिन वो सभी को और अंदर चलने कहता है। अगर ये टेरिटरी सिर्फ आइस बियर्स की है तो हमारे दुश्मन सिर्फ आइस बियर्स होंगे और वो उन स्मार्ट आइस एल्फ से कमजोर है। ये सुनकर ही जिन समझ जाती है कि अगर यहाँ कई सारे आइस बियर्स हैं तो कोई भी स्ट्रॉन्गर मैजिक बीस्ट यहाँ नहीं आएगा। वही जिन वो देखता है कि यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए वो अपने इन्वेंटरी से जैकेट निकाल कर सभी को देता है। ये देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक हाई रैंक का हंटर भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 लो लेवल की आइटम्स ही कैरी कर सकता है। सोंगी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर जिन वो कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ लाया, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। इसके बदले में मुझे बस कुछ पूछना मत और तुम दोनों को भी यही लागू होता है और मुझसे कुछ डिमांड मत करना। तभी वहाँ भी आइस बियर्स आ जाते हैं, जिससे जिन वो फाइट करने लगता है। दूसरी ओर यूहो देखता है कि एंट्रेंस कम्प्लीटली सील हो गई है और अगर लक उनके साइड रहा तो उनमें से कुछ ए रैंक और बी रैंक हंटर्स जिंदा बाहर निकल पाएंगे। हम बस किम चुल पर ही डिपेंड कर सकते हैं। तभी उसे सांगमिन बताता है कि असॉल्ट टीम के अलावा कुछ और लोग भी अंदर गए हैं और मेरी नजर खासकर संग जिनवू पर है। वो एक ही रैंक का हंटर है, बट मुझे लग रहा है कि उसे रीअवेकनिंग मिली है। तभी वहाँ पर डोंगसू आता है और कहता है कि क्या यहाँ पर ए रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्योंकि मुझे व्हाइट गिल्ड का बिग शॉट नजर आ रहा है। वैसे लॉन्ग टाइम नो सी यू नो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। यूनो पूछता है कि तुम मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए ना। डोंगसू कहता है कि तुम्हारी टेरिटरी, तुमने नॉन मेंबर्स और ई रैंक हंटर्स को गेट में घुसने कैसे दिया, और मेरा मतलब संग जिनवू से है। यूनो को समझ नहीं आता कि इसे जिनवू के बारे में कैसे पता। डोंगसू कहता है कि मैं इतने दूर आया और ये रेड गेट, एटलीस्ट मुझे उसे देखने तो दो। पर कोई ना, वैसे भी वो अंदर ही मरने वाला है। वही जिनचुल सोचता है कि संग जिनवू तुम लकी हो, क्योंकि गेट रेड हो गया है। अब तो डोंगसू भी तुमसे फाइट नहीं कर सकता, बट आई वंडर कि तुम वापस जिंदा आ भी पाओगे या नहीं। मीनवाइल जिनवू सभी बियर्स को इजीली निपटा देता है। वही जिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा है क्या। कुछ टाइम बाद वो सभी लोग उन बियर्स को पकाकर खाते हैं, जबकि जिनवू उन सबको एक्सरसाइज का बताकर आइस बियर्स के लेयर में जाता है, जहाँ वो आइस बियर्स को देखकर अपने शैडो सोल्जर्स को निकाल लेता है, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग इग्रेस। वो सभी से कहता है कि ये तुम्हारी पहली फाइट है। फिर शैडो सोल्जर्स और आइस बियर्स के बीच बहुत घमासान
बैटल होने लगती है जिसमें शैडो मेजर्स की वजह से शैडो सोल्जर्स बियर्स पर भारी पड़ते हैं। इस वजह से जिनू का माना धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी फाइनली वहाँ पर बॉस बियर भी आ जाता है और देखते ही देखते कई शैडो सोल्जर्स को हरा देता है, जिससे जिनू का माना एकदम से 0 हो जाता है। अब फाइनली जिनू अपने एस इग्रिस को फाइट में भेजता है, जहाँ इग्रिस अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस बॉस से फाइट करने लगता है, जहाँ वो उसके पैर और गले को बहुत बुरी तरह से काट डालता है। बॉस फाइनल अटैक करने जाता है लेकिन इग्रिस उसे मौका नहीं देता। यहाँ पर जिनू को रियलाइज होता है कि अगर इग्रिस के साथ वाली फाइट में अगर इग्रिस उसकी स्वॉर्ड यूज कर रहा होता तो उसके सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाता और करंटली हम इक्वल फुटिंग में हैं, या नहीं वो मुझसे भी स्ट्रॉन्गर है। दूसरी ओर किम चुल के ग्रुप को आई सेल्फ्स ने बहुत बुरी तरह खत्म कर दिया था। किम चुल सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलाइट मेंबर बनने वाला था और अब मैं ये एक्सेप्ट कैसे करूं। वही वो उन एल्फ से डर कर भागने लगता है। वही जिनू उन बियर्स को अराइज होने के अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। मीनवाइल यूनो पूछता है कि कितना टाइम हो गया है। सांगमिन कहता है कि यहाँ पर 3 घंटे बट अंदर 3 दिन। इस पर डोंगसू कहता है कि मुझे लग रहा है कि संग जिनू वो अंदर ही मारा जाएगा, मैंने अपनी ट्रिप फालतू में बर्बाद कर दी। वैसे संग जिनू तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं है ना, तो फिर वो तुम्हारे असोल्ट टीम के साथ गेट के अंदर कैसे गया। सांगमिन कहता है कि वो मेरा दोस्त है और उसे सी लेवल क्वेस्ट में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। डोंगसू कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें लगा कि मैं ऐसा कहूँगा, तुम करना क्या चाहते हो, मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें बहुत पसंद है। तभी यूनो कहता है कि वोंग डोंगसू अभी क्या भी उसे छोड़ो। डोंगसू कहता है कि क्या एक स्मॉल कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर्स दे रहा है। इस पर चिढ़ते हुए वो दोनों भी अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं। ये देखकर सांगमिन सोचता है कि ये बहुत बुरा है, अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो एस रैंक हंटर्स के बीच फाइट शुरू हो जाएगी। वही वो दोनों एक दूसरे को जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन सही टाइम पर आकर जिनचुल उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ रोकी नहीं होती तो मेरा हाथ टूट जाता। मुझे पता नहीं कि तुम्हें किस बात का शक है, पर 2 महीने पहले मैंने खुद संग जिनू का मैजिक पावर टेस्ट किया है, वो सच में एक ही रैंक का हंटर है और हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वोंग डोंगसू को मैजिक बीस्ट नहीं मारा है। इस पर डोंगसू कहता है कि ये तुम कह रहे हो, जो कि एक ऑब्वियस झूठ है, मेरे हिसाब से मिस्टर यू ने उसे मारा होगा। जिनचुल पूछता है कि तुम संग जिनू के इतने पीछे क्यों पड़े हो। डोंगसू कहता है कि वेल ऑफ कोर्स ये एक एक्सक्यूज है, किसी का खून करने की एक्सक्यूज। वही वो इंटरनेट पर संग जिनू के बारे में चेक करके वहाँ से चले जाता है। सांगमिन सोचता है कि मैं जिनू की ताकत को अच्छे से जानता हूँ, वो डेफिनेटली जिंदा बाहर आएगा। दूसरी ओर किम चुल ठंड से कांप रहा होता है, वो खुद को तसल्ली देता है कि जब तक मेरे पास आर्मर है तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो अपने सामने सभी आइस बियर्स को देखता है और सोचता है कि इसलिए ही मुझे कई आइस बियर्स नहीं दिखे, क्या उन्हीं रैंकर्स ने इन्हें मारा है। इम्पॉसिबल, शायद ये उन व्हाइट डीमंस का काम होगा। फिर उनसे डर कर वो भागने लगता है और कुछ देर बाद जिनू के ग्रुप को देखकर सोचता है कि ये कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। इवन तुम्हारे पास गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स, टेंट्स और खाना भी है। अच्छा तो अभी मुझे समझ आया। वो ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि असोल्ट टीम खत्म हो गई है क्योंकि हमारे पास खाने और गियर की कमी थी और ये सब किसने छुपाया, किसने ये अपने टीममेट्स को मरने के लिए छोड़ दिया। अभी मुझे पता चला ही जीन, तुम्हें पता था ना, इसलिए तुमने उसकी टीम ज्वाइन की। जल्दी से कन्फेस करो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। असल में कल्प्रिट वो संग जिनू है। तभी जिनू उसे मारकर नॉकआउट कर देता है और कहता है कि तुमने ही अपने टीममेट्स को मरवाया, इवन तुमने ट्रबल भी अपने साथ लाया। वैसे सब बाहर आओ, तुम अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं छुपा सकते। तभी उसके सामने सभी आई सेल्फ्स आ जाते हैं। उनका लीडर कहता है कि इन सब कचरे में कोई तो यूजफुल निकला। जिनू कहता है कि क्या तुम हम सबको कचरा कह रहे हो। लीडर कहता है ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्या बच्चे तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो। वही सभी को समझ नहीं आ रहा था कि जिनू को उन बीस्ट की लैंग्वेज कैसे समझ आ रही है। हालांकि जिनू समझ गया था कि ये सिस्टम की वजह से है। एल्स का लीडर बताता है कि इस बंदे ने मुझे बताया कि तुम इंसानों में एक एक्सपर्ट भी है, ये तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। वही जिनू पलक झपकते ही उसे मार डालता है और लीडर पर अटैक करता है, लेकिन लीडर उसे इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। जिनू समझ जाता है कि वो इसे इजीली नहीं हरा सकता। वही लीडर कहता है कि क्लियरली तुम एक ह्यूमन नहीं हो, तो तुम ह्यूमंस का साथ क्यों दे रहे हो। शायद तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम हो कौन। हमें आवाजें सुनाई देती है जो हमें ह्यूमंस को मारने कहती है, बट तुम्हारे सामने हमें ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता। मतलब कि ये सिस्टम के कमांड से सिमिलर और रिलेटेड है और शायद ये जिनू के प्लेयर होने की वजह से भी हो सकता है। लीडर कहता है कि हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पीछे के ह्यूमंस हमें दे दो और हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। क्या सोचते हो, तुम्हें हमारा प्रपोजल अच्छा लगा। इस पर जिनू पूछता है कि तुम हो कौन और ह्यूमंस के साथ क्यों लड़ रहे हो। लीडर कुछ बताने जाता है और ग्लिच होकर फिर से वही चीजें बोलने लगता है कि तुम्हारे पीछे
नीचे के ह्यूमंस हमें दे दो और हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। जिनू नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ। लीडर कहता है कि क्या तुम हमसे पंगा लेना चाहते हो, वैसे भी तुम आउट नंबर्ड हो। इस पर हंसते हुए जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। सभी को समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से, क्या ये जिनू का काम है। वही फिर दोनों भी आर्मीज में फाइट शुरू हो जाती है। इससे बाकी लोग बचकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ एरर्स देख लेते हैं, लेकिन जिनू उन्हें पलक झपकते ही मार डालता है और सोचता है कि मेरे सोल्जर्स मर नहीं सकते, बट उन्हें माना पावर की जरूरत पड़ती है और मेरा माना खत्म हो रहा है। उस पे उनका बॉस मुझसे भी स्ट्रॉन्गर लग रहा है। इवन मैं और इग्रिस मिलकर भी शायद हम इसे नहीं हरा सकते। नॉर्मल सोल्जर से ये फाइट खत्म नहीं होगी, मुझे कुछ और स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट पावर चाहिए। तभी लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मेरा नाम बारूका है। फिर जिनू और बारूका के बीच फियर्स बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर बारूका जिनू पर भारी पड़ रहा था। तभी जिनू अपने मेजे से उस पर एक बड़ा फायरबॉल अटैक करता है। किमचुल याद करता है कि उसने लास्ट टाइम आवाज जिनू की सुनी थी। वो गुस्से में जिनू पर अटैक करने जाता है। वही बारूका भी जिनू को मारने आगे बढ़ता है और कहता है कि इवन ह्यूमंस ने भी तुम्हें बिट्रे कर दिया। तभी उसके सामने स्मोक में से एक न्यू शैडो निकलता है, क्योंकि जिनू ने पहले ही इग्रिस की मदद से किमचुल को मार दिया था। किमचुल कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मैं यहाँ आऊंगा। फिर जिनू उसे भी अपना शैडो बना लेता है और वो शैडो बारूका के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। वही जिनू उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें आयरन बुलाऊंगा। इससे और भी एक्साइटेड होकर बारूका आयरन पर अटैक कर देता है और आयरन की स्लो स्पीड की वजह से उसके साथ खेलने लगता है। दूसरी ओर सोंगी पूछती है कि ऐसे हंटर्स लड़ते हैं। हीजिन कहती है कि अगर ऐसे लड़ते होते तो मैं तुम्हें क्या लगता है कि हंटर बन पाती, मैंने भी ऐसा कभी पहले नहीं देखा। वही बारूका कहता है कि ये बंदा मुझसे फाइट नहीं कर सकता और तुम दोनों भी मुझसे फाइट करो। इस पर इग्रिस और जिनू भी बारूका से फाइट करने लगते हैं, जहाँ बीच में आयरन के चिल्लाने की वजह से बारूका बहुत चिढ़ जाता है और उसे पहले खत्म करने जाता है। इसका फायदा उठाकर इग्रिस और जिनू उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि बारूका ने वाइटल एरियाज को अवॉइड कर दिया था। बारूका कहता है कि तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इस पर जिनू कहता है कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, पर तुम्हारी आर्मी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिनू की आर्मी ने सभी एल्फ्स को मार दिया था। स्टील बारूका हार नहीं मानता और जिनू को मारने जाता है। जिनू का अपना नाइफ फेंकता देख बारूका कहता है कि तुम कितने पागल हो, तुमने अपना वेपन फेंक दिया। लेकिन जिनू के कमांड पर वो नाइफ वापस आ जाता है। हालांकि बारूका ने इसे ब्लॉक कर लिया था। तभी जिनू आयरन की मदद से बारूका को पकड़ लेता है और फायर मैजिक से उसे बुरी तरह से जला डालता है, लेकिन बारूका को एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी जिनू उसे स्टैब कर देता है। स्टील बारूका हार नहीं मान रहा था। तभी आयरन उसे अपने हैमर से पिचका डालता है। तो साला होना ही। वही जिनू देखता है कि आयरन उसे मारते ही जा रहा है। इस पर वो उसे कहता है कि ज्यादा बदमाशी ना छोड़े, मुझे तेरे फ्यूचर की चिंता हो रही है। इस पर इग्रिस भी उसे इग्नोर कर देता है। जिनू बाकियों से कहता है कि चलो बाहर जाने का गेट ओपन हो गया है, फाइनली अब वो घर जा सकते हैं। ये जानकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि यहाँ जिनू का कोई और प्लान था। वही उन्हें अंदर गए 6 दिन हो गए हैं, यानी बाहर 6 घंटे। सांगमिन कहता है कि मिस्टर यूनो आप जा सकते हो, हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। इस पर यूनो कहता है कि मेरे मेंबर्स अंदर है, मैं ऐसे ही उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी पोर्टल से कोई बाहर निकलने लगता है। यूनो को लगता है कि किमचुल ने कर दिया, बट ऐसा नहीं था। वो ही जिन और एक सी रैंकर का बंदा था। तभी उनके पीछे जिनू और सोंगी भी आते हैं, जिन्हें देखकर सांगमिन बहुत खुश हो जाता है। वही पोर्टल के गायब होने पर यूनो सोचता है कि बस लो लेवल के हंटर्स ही बच गए और किमचुल कहाँ है, आखिर अंदर हुआ क्या। वो जिनू को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर जिनू उससे गुस्से में कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और जो भी तुम्हें पूछना है वो अपने गिल्ड वालों से पूछ लो। इस पर गुस्सा होते हुए यूनो कहता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इसे कोई ऑर्डर या धमकी समझ लो। इस इंसिडेंट में मेरे 6 लोग गायब हुए हैं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ। इस पर जिनू कहता है कि ये सेंस बनाता है, बट मैंने तुम्हारे 2 लोगों को बचाया है, इसलिए एज ए इंचार्ज तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। ये सुनकर यूनो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो जिनू से दिल से माफी मांगता है। यूनो ही जिन से पूछता है कि आखिर ये बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। ही जिन कहती है कि पता नहीं क्यों पर बॉस को हराने के बाद इसका मूड बहुत खराब हो गया, मुझे लग रहा है कि ये बहुत थक गया होगा, वैसे वो एक बुरा आदमी नहीं है। तभी यूनो सांगमिन से कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बंदे को हमारे गिल्ड लाओ। फिर जिन वो सोंगी को अपने घर छोड़ता है, जहाँ सोंगी उसे उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि आज के लिए शुक्रिया, कल हम फिर से मिलेंगे। वही जिन वो देखता है कि बाहर एक दिन भी नहीं बिता है, जबकि उन लोगों ने 6 दिन अंदर बिताए थे। जिनू
ने डंजन में बारूका को सोल्जर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बारूका जिनू से बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसके सभी अटेम्प्ट्स फेल हो गए और वो बस उसका नाइफ ही ले पाया। जिनू सोचता है कि मेरे पूरे दिन की मेहनत पानी में गई, बट तभी उसे आयरन की याद आती है। वही अगले दिन अपने चमकीले आर्मर में जिनू उसे मिलने आता है। जिनू उसे बताता है कि हम रास्ते में किसी और को भी पिकअप करने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद सोंगी भी गाड़ी में चढ़ जाती है और कहती है कि कल रात मैं सो नहीं पाई, हाँ तुम्हें घर जाते टाइम सुबह हो गई थी। वही जिनू सोचता है कि क्या इन दोनों ने एक साथ रात बिताई। वैसे बॉस आपको पता है ना कि मिस सोंगी अंडर एज है। इस पर जिनू कहता है तो कुछ नहीं। कुछ देर बाद डंजन में जिनू पूछता है कि ये चीजें क्या है। जिनू कहता है कि हाँ बराबर, मैंने अभी तक तुम्हें ये दिखाया नहीं ना। वैसे ऐसा समझ लो कि ये मेरा स्किल्स का ही एक पार्ट है। ये तो समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। फिर जिनू के इशारे पर वो शैडोज क्रिस्टल निकालने लगते हैं। जिनू कहता है कि भाई एटलीस्ट मुझे क्रिस्टल तो जमा करने दो। इस पर एक शैडो उसे क्रिस्टल ला कर देता है। फिर वो दोनों 19 क्वेस्ट कंप्लीट करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जिनू पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिनू बताता है कि वो पहले एसोसिएशन को गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए रिटन टेस्ट देगा और उसे एज बार्गेनिंग चिप यूज करके उसके फादर को मनाएगा। वैसे तुम क्या करोगे? जिनू कहता है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ टाइम तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिनू कहता है कि भाई अगर मैं तुम्हें अनोइंग लग रहा हूँ तो पहले ही बता दो, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। मेरा एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, पर वो मुझे पसंद नहीं करता। हमने साथ में भाइयों की तरह कभी भी टाइम नहीं बिताया। उसके कंपेयर में ना ही कि तुमने बस मुझे बचाया, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट की। मैं सच में विश करता हूँ कि तुम मेरे भाई होते हैं। इस पर जिनू उसे बियर देते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई। ये सुनकर जिनो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर सुबह जिनू जीना को ये बताकर बाहर जाता है कि वो 5 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। जीना पूछती है कि क्या तुम ट्रिप पर जा रहे हो और तुम्हारे साथ कौन है। जिनू कहता है कि मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? दूसरी ओर एक कोरियन हंटर यूएस जा पहुँचता है, जिसकी औरत से कई लोग बेहोश हो गए थे। वो हंटर कहता है कि चिंता मत करो, वो लोग बस बेहोश हुए हैं। पर वो बंदा कोरियन था, इसलिए दूसरा बंदा उसकी बातें समझ नहीं पाता। हालांकि वो अपने टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है कि आई एम ह्यूमन, आई वॉन्ट टू गो होम। फिर कुछ देर बाद उसे अरेस्ट किया जाता है। एजेंट बताता है कि वो खुद को एज अ फॉरेन हंटर क्लेम करता है और बताता है कि वो 10 साल से गेट में ट्रैप था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर उसने खुद को यूएस के अंदर जाने वाले गेट में देखा। वो इंग्लिश बोल नहीं सकता, इसलिए हम उसका कुछ पता नहीं लगा पा रहे और ये इंटरप्रेटर असिस्टेड इंटरोगेशन भी पेंडिंग है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमनॉइड मैजिक बीस्ट है। हमने वॉशिंगटन से एक एस रैंक हंटर को बुलाया है जो कि इसकी ही कंट्री का है। यहाँ पर वो दोनों डोंगसू की बात कर रहे थे। एजेंट बताता है कि इसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो खुद को संग इलवान कहता है। मीनवाइल जिनो उसके फादर को अपना गिल्ड उसे हैंड ओवर करने कहता है। उसका फादर कहता है कि तुमने जिन संग का प्लान सुना है ना, फिर भी तुम ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? जिनो कहता है कि मेरे भाई का प्लान है कि वो एक आउटसाइडर को गिल्ड का मास्टर बनाएगा, पर ये हमारी कंपनी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। फादर कहते हैं कि वो संग जिनू है ना, डबल डंजन इंसिडेंट, वांग डोंगसुक के टीम का एनाइलेशन और सुपरविजन डिपार्टमेंट के प्रिजनर को मारने का इंसिडेंट, वो इन तीनों में इन्वॉल्व था। इवन वो तुम्हारे ऑर्गेनाइज किए हुए रेड्स में भी पार्टिसिपेट करता है और वो 5 दिन पहले हुए व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड गेट इंसिडेंट में भी था। लोगों का मानना है कि उसने इन सभी सर्वाइवर्स को बाहर लाया और सच बताना तुमने उसकी मदद से ही गिल्ड मास्टर लाइसेंस ऑब्टेन किया है ना, और तुम्हें उसे अपने गिल्ड का मास्टर बनाना है। फिर भी जिनो उसके फादर को यूजिन गिल्ड देने कहता है। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें कोशिश करने दे सकता हूँ, पर एक कंडीशन पर। मैंने सुना है कि उस रेड गेट इंसिडेंट के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड भी उसे सीक्रेटली रिक्रूट करना चाहती है, बट ऐसा होने से पहले तुम्हें उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। इसके लिए जिनो मान जाता है। दूसरी ओर सांगमिन जिनू का उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि जिनू कहीं बाहर गया है और घर में सिर्फ उसकी बहन है। उसने कोई भी मिशन में रिसेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया और उसका बॉर्डर क्रॉस करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसकी एसोसिएशन ने लास्ट ट्रैक की हुई लोकेशन बताती है कि वो अर्बन एरिया के सेंटर में था एंड आई वंडर कि वो अब कहाँ होगा। वही जिनू याद करता है कि सरबरस से फाइट करते टाइम वो 20 लेवल का था, पर अब उसका लेवल इससे 3 गुना ज्यादा है। मतलब अब वो डीमंस को इजीली डिफीट कर सकता है। वो अंदर एंटर करता है और देखता है कि अब उसे डीमन सोल्स कलेक्ट करनी है और वो भी 10,000 सोल्स। पर आज या जिनू किसी दूसरे काम से आया था, इसलिए उसके सामने 10,000 हो या 1 लाख, वो ये काम करके ही रहेगा। वो सभी मॉन्स्टर्स को मारकर देखता है कि फॉर सम रीजन वो उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तभी उसे एंट्री पास मिलता है जो कि किसी भी फ्लोर पर जाने का एक परमिट है, पर वो इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता
चाहता था, इसलिए वो इसे संभाल कर रख देता है और सोचता है कि ये सिटी बहुत बड़ी है, इससे पैदल पार करना बहुत टायरिंग रहेगा। इसलिए वो उन आइस बियर्स के बॉस को निकालता है और सोचता है कि सच में तुम बहुत बड़े हो यार। वही वो बियर उन मॉन्स्टर्स के बीच से चार्ज करते हुए निकलता है। ये देखकर तो जिनू भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम टैंक रख देता है। दूसरी ओर हम स्विमिंग कर रहे चाय यन को देखते हैं, जिसे देखकर कुछ लड़कियां उसके सुंदरता की तारीफ करने लगती है। वही वो जोंग इन के साथ के मीटिंग को याद करती है, जहाँ जोंग इन कुछ लोगों को उन पंखों वाले एंट्स के बारे में बताना चाहता था। चायन कहती है कि इसकी जगह हम सभी को ही इसके बारे में क्यों ना बता दे। जोंग इन बताता है कि ये ऑर्डर एसोसिएशन की तरफ से है। उनका मानना है कि अगर इसे अभी डिस्क्लोज किया गया तो इससे अननेसेसरी पैनिक फैलेगा, पर चिंता मत करो, हमें भी अपनी पावर बिल्ड करनी होगी जिससे हम इस कंट्री की लार्जेस्ट गिल्ड बनकर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। जिनू सोचता है कि इसकी को ऑब्टेन करने के बाद मुझे चिंता थी कि ये जगह एक एस-रैंक डंजन होगा और देखने से लगता है कि यहाँ जो डीमंस अपीयर हो रहे हैं वो बस बी रैंक के ऊपर वाले हैं। वो ग्रेट नंबर्स में आते हैं और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, बट अब जब मेरे पास परमिट है इसलिए मैं बिना चिंता उन्हें मारने पर फोकस कर सकता हूँ। और अगर ये डीमन कासल का स्ट्रक्चर ओरिजिनल टावर से सेम है तो यहाँ पर भी 100 फ्लोर्स होंगे एंड आई वंडर कि टॉप फ्लोर पर पहुँचने के बाद मैं और कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और मैंने जीना को भी प्रॉमिस किया है तो आज की ये मेरी बैटल टाइम के साथ होगी। वो देखते ही देखते 10,000 सोल्स जमा कर लेता है और 15 फ्लोर पर एक जायंट डीमन के सामने आकर अपने शैडोज को रिलीज करता है और उनसे कहता है कि बस उस बड़े जायंट डीमन को छोड़कर सभी को मारो। फिर उन दोनों आर्मीज में फाइट शुरू हो जाती है। जिनू बताता है कि इंटेलिजेंस इंक्रीज करने की वजह से वो और भी सोल्जर्स निकाल पा रहा है और माना को प्रिजर्व भी कर पा रहा है। और ये मोटा कितने टाइम तक ऐसे बैठे रहेगा, अगर ये हिला नहीं तो मुझे ही पहले इस पर अटैक करना होगा। तभी वो डीमन जिनू के शैडोज पर अटैक कर देता है। जिनू उसे ऐसा बोलते हुए एक जोरदार पंच मारता है कि तुमने उनके साथ क्या किया। वही वो सोचता है कि मैंने बस उसे एक पंच मारा था, क्या मैंने ज्यादा पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए। तभी वो डीमन भी अपनी स्किल यूज करता है जो कि सरबरस ने भी की थी, लेकिन सही टाइम पर जिनू आयरन से शील्ड मांग कर उस डीमन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो कि वो अपने इतने बड़े साइज के बावजूद भी बहुत फास्ट कर पा रहा था। लेकिन मौका देखकर जिनू उस पर अटैक करने जाता है। हालांकि वो डीमन जिनू के मूव्स को पढ़ पा रहा था। जिनू सोचता है कि मैं सिर्फ उसके एक ही जगह पर अटैक कर सकता हूँ और वो है उसका छोटा सर। फिर वो उससे भागते हुए सोचता है कि मुझे कैसे भी इसके अजीब मोमेंट्स को रोकना होगा, बट कैसे। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, जिससे वो डीमन अपने स्पीड की वजह से बिल्डिंग से टकरा जाता है और जिनू उसे अपने रेड ब्लेड से मार डालता है। आगे जाकर वो मीटस द गाइड ऑफ सोल्स के आर्मी को भी मारकर उस इमॉर्टल डीमन को भी बटर की तरह काट डालता है। अब उसका खाना 75th फ्लोर पर खत्म हो गया था, इसलिए वो और आगे नहीं जाता। पर इस टाइम उसे बहुत अच्छी चीजें मिली थी, जैसे कि उस स्केलेटन को मारने के बाद उसका नेकलेस, 15 फ्लोर पर ये इयररिंग्स और डिस्प्ले देखने से लगता है कि यहाँ पर और एक बॉस लेवल मैजिक बीस्ट होगा। वही उसे एक रेड बॉल भी मिला था, जो कि उसके तो कोई काम का नहीं था, बट अगर वो उसे अपने मैजिक सोल्जर्स को दे तो उनकी मैजिक पावर डबल हो सकती है। फिर उसे कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स से और एक डंजन की मिलती है, जिसकी इंफॉर्मेशन अनक्लियर थी। हालांकि उसने 15 फ्लोर से और 75th फ्लोर से एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 2 मटेरियल ऑब्टेन कर लिए थे और अब उसे अपनी मदर को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मटेरियल चाहिए था। दूसरी ओर डोंगसू यूएस पहुंचकर कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक बोलने वाला भी मैजिक बीस्ट हो सकता है। एलवान कहता है कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, चाहे तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। डोंगसू कहता है कि अपना मुंह बंद करो और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे एक अच्छे मोमेंट से बुलाकर ये परेशानी मुझ पर थोप दी। एलवान कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तुम ह्यूमंस को गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है। डोंगसू कहता है कि तुम कह क्या रहे हो। एलवान कंटिन्यू करता है कि डंजन्स, गेट्स, मैजिक बीस्ट वो सब फ्यूचर में होने वाले एक डिजास्टर के साइंस है। एक बहुत खतरनाक फोर्स अवेकन हो गई है, बट मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ और मेरा गोल है उस डिजास्टर को होने से रोकना। डोंगसू कहता है कि फालतू चीजें बोलना बंद करो, तुम्हें पता है क्या कि इस दुनिया में कितने हंटर्स हैं। एलवान कहता है कि फोर्स के सामने चाहे कितने भी लोग हो वो पावरलेस है, वो सभी मारे जाएंगे, पर तुम्हारे में कुछ स्ट्रेंथ लग रही है। इस पर डोंगसू कहता है कि क्या वैसे क्या मैजिक बीस्ट के भी इंसानों की तरह नाम होते हैं, और यहाँ तो तुम्हारी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं। वैसे तुमने अपने बेटे का नाम क्या बताया? जिनवू। वैसे तुम्हारे पास से ये मर्डरस ऑरा क्यों निकल रहा है? इस पर डोंगसू कहता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा, बट मैं ये तुम्हें जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा पहले ही मारा जा चुका है। अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी वर्ड्स हो तो नरक में जाकर उसे बता देना। लेकिन जिनू के पापा उसे पलक झपकते ही हरा देते हैं और ये सब होते हुए वो दोनों एजेंट्स भी विटनेस करते
है। फिर गेट से बाहर आकर जिनवू सोचता है कि मैंने एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 2 चीजें कलेक्ट कर ली है, अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड। पर उसे ऑब्टेन करने के लिए मुझे फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना होगा। डीमन कासल की ट्रिप करते टाइम मेरा लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है। हावेवर मेरी रैंक ऑफिशियली अभी भी ई रैंक है, मुझे और भी लेवल अप करते रहना होगा। बट मैं एज ई रैंक हाई लेवल रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मुझे अपनी रैंक छुपानी बंद करनी होगी। और वैसे भी मैं ये हमेशा छुपाते नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपनी रैंक फिर से रीअसेस्ट करानी होगी। अगले दिन वो हंटर एसोसिएशन जाता है जहाँ कीचुल व्हाइट टाइगर गिल्ड के लिए कुछ न्यू टैलेंट ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर जिनवू पर पड़ती है, इसलिए वो जल्दी से यूनो को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ पर आया है। मैं श्योर हूँ कि वो यहाँ पर अपनी रैंक रीअसेस्ट कराने आया है। ये सुनकर यूनो कहता है कि मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वही एक सी रैंकर एक ई रैंकर से कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो, मैंने सुना है कि इवैल्यूएशन बहुत सिंपल है। वो ई रैंकर बताता है कि मुझे हंटर बनकर पैसे कमाने होंगे, उन पैसों से मैं अपनी वाइफ और बेटी के साथ रह सकता हूँ जो मुझे छोड़कर चले गए हैं। सी रैंकर कहते हैं कि देखो, जब तक तुम्हें डी रैंक के उससे ऊपर की रैंक मिलती है तो वहाँ पर खड़ा गिल्ड स्टाफ तुम्हें इनविटेशन ऑफर देगा और सब ठीक रहेगा। जब तक तुम्हें ई रैंक न मिले तुम उससे अपनी लाइफ नहीं निकाल पाओगे। वही जिनवू सोचता है कि एक टाइम पर वो भी एक ई रैंकर था। तभी उसे अंदर बुलाया जाता है। वो लड़की उससे सभी डिटेल्स लेकर उसे बताती है कि अपना हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल पर रखो और इंतजार करो। जिनवू ऐसा ही करता है पर मशीन में एरर आता है। वो फिर से ट्राई करता है बट फिर से एरर आ जाता है। तभी उसका हायर अप पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की बताती है कि मशीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है, हम जितनी भी बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन मशीन रिजल्ट नहीं बता रही। डायरेक्टर मशीन चेक करता है और समझ जाता है कि ये मशीन की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इस बंदे की मैजिक पावर मशीन के लिमिट को एक्सीड कर रही है, मतलब कि ये इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। मीनवाइल जोंगिन जिनचुल से पूछता है कि उन पंखों वाले एंट्स पर रिसर्च कैसे चल रही है। जिनचुल बताता है कि इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट ने उन पर ऑटोप्सी कंडक्ट किया है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स और मैजिकल पावर ये स्पीसीमेंस के कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अभी कंक्लूजन पर पहुंचने में बहुत टाइम है। जोंगिन कहता है कि अच्छा, पर आजकल बहुत सारी चीजें हो रही है, मैंने उस रेड गेट के इंसिडेंट के बारे में भी सुना है। व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को रेड मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया, इवन उन्होंने उस डंजन बॉस को भी उसे हराने दिया। आखिर वो बंदा कौन है? जिनचुल कहता है कि उस दिन मैं भी वहाँ था बट मुझे भी नहीं पता। जोंगिन कहता है कि सुनकर बुरा लगा, वैसे वहाँ पर इतनी नॉइज क्यों हो रही है? जिनचुल कहता है कि लगता है कि वो लोग अपनी पावर असेस्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। इस पर जोंगिन भी कहता है कि मैं भी आऊंगा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर बात क्या चल रही है। दूसरी ओर सभी ये जानकर बहुत हैरान रह गए थे कि मशीन जिनवू के पावर को मेजर नहीं कर पा रही। अब तक सिर्फ 9 ही लोग थे जिनके पावर को वो मशीन मेजर नहीं कर पाई। इसका मतलब कि क्या हंटर संग इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है? वही कीचुल सोचता है कि ये जैसे यूनो ने सोचा था वैसे ही हो रहा है, मुझे जल्दी से जिनू से बात करनी होगी। वही डायरेक्टर जिनू से कहता है कि हम तुम्हारा लाइसेंस जल्दी ही अपडेट कर देंगे। तभी जिनवू किसी की ऑरा महसूस करता है क्योंकि वहाँ पर हंटर्स गिल्ड का लीडर चोए जोंगिन आ रहा था। जोंगिन को देखकर जिनू सोचता है कि ये बंदा फायर टाइप के मेजर्स का पिनाकल है जिसे लोग दी अल्टीमेट हंटर भी कहते हैं और मेरा निकनेम भी उससे ही ओरिजिनेट हुआ है। वही जोंगिन समझ जाता है कि ये डिस्टरबेंस जिनू की वजह से है। वो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ हंटर्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव चोई जोंगिन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने कौन सा गिल्ड ज्वाइन करने का डिसाइड किया है? अगर ठीक हो तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बट जिनू कहता है कि माफ करना, मैं जल्दी में हूँ। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने जोंगिन का ऑफर मना कर दिया। जोंगिन कहता है कि मिस्टर वू, मैंने उसे बताया ना कि मैं कौन हूँ। हाँ तुमने बताया। और जिनू सच में एक एस रैंक हंटर निकला। वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया, लगता है कि वो एक असैसिन टाइप का हंटर है। तभी वहाँ पर भागते भागते यूनो आता है। यूनो को देखकर जोंगिन को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। वो सोचता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड यहाँ से पास नहीं है, फिर भी वो भागते भागते यहाँ आया, मतलब कि संग जिनवू सच में इसके वर्दी होगा। इसका ही मतलब ये होता है कि संग जिनवू ही वो नॉन मेंबर था जिसने रेड गेट को अकेले कॉन्कर किया। तभी यूनो जोंगिन को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि सभी लोगों में उसे ये पता लगना था। वही जिनवू अपने मदर को देखकर सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी मोमेंट होश में आ जाओगे, माँ मेरा थोड़ा और इंतजार करना। बाहर उससे जिनचुल कहता है कि तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं कितना अंधा हूँ। हमारे सर्विलेंस डिवीजन पर टास्क है हंटर्स को मॉनिटर करने का और उन्हें पनिश करने का जो लॉस को ब्रेक करते हैं। मैं अपने लोगों को जज करने के एबिलिटी पर बहुत कॉन्फिडेंट था। जिनवू पूछता है कि क्या मैं भी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विलेंस हूँ? जिनचुल कहता है कि हम तुम्हें एज अ क्रिमिनल मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और सर्विलेंस डिवीजन ही एक है जो हंटर्स को कंट्रोल कर
सकती है। हावेवर एस रैंक हंटर्स के सामने हम भी पावरलेस है, इसलिए कोई तुमसे मिलना चाहता है। तभी अंधेरे में से हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गनी बाहर आते हैं। फिर गनी उसे एस रैंक बनने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और सीधे पॉइंट पर आकर कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन खुद में ही बहुत बड़ी है, बट हमारे पास कुछ ही ग्रेट हंटर्स हैं। ज्यादातर हंटर्स हायर स्टेटस और इनकम के लिए बड़े बड़े गिल्ड ज्वाइन करते हैं और चीफ वू भी एसोसिएशन के टॉप एक्सपर्ट्स में से ही एक है, बट वो सिर्फ एक के रैंक है। मैं पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुम हम में से एक बनोगे? मैं तुम्हारे लिए एसोसिएशन में एक अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन अरेंज करूंगा। और अगर सच कहूँ तो इस कंट्री को अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, बल्कि वो हंटर्स करते हैं जो पब्लिक को मैजिक बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके बीच 5 मेजर गिल्ड्स हैं, बट ये पांचों भी बैलेंस को बेयरली मेंटेन कर पा रहे हैं। जैसे ही तुम एक को ज्वाइन करोगे तो ये बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस कंट्री की भलाई के लिए हंटर एसोसिएशन को 6th पावर बनना ही होगा, जिससे वो उन पांचों को कंट्रोल कर पाए। तुम्हारे पास पावर है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो। क्या सोचते हो? इस पर जिनू सोचता है कि अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और गवर्नमेंट और मीडिया को चेयरमैन की ही बातें सुननी होगी। एंड एज अ हंटर वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इतना ही नहीं, वो इस कंट्री के पहले एस रैंक हंटर है जो अवेकन हुए थे। उनकी फिजिक देखने से लगता नहीं कि वो 80 साल के ऊपर होंगे, बट फ्रंट लाइन से पीछे हटने के बाद वो लगभग मेरे लेवल के हैं। अगर मैं इनका इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी न्यू लाइफ शुरू हो सकती है। बट वो कुछ सोचने के बाद कहता है कि माफ करना, मैं आपका ऑफर रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनकर गनी सोचने लगते हैं कि आखिर तुमने भी पैसा ही चुना। बट जिनू कहता है कि मैं बैटल के लिए ठीक हूँ। क्या तुम्हारा मतलब तुम बस मैजिक बीस्ट से फाइट करना चाहते हो? जिनू कहता है कि हाँ, मेरी जगह ये डंजन में ही है। गनी सोचने लगते हैं कि क्या इसने यही चूज किया है? बहुत साल हो गए हैं जब मैंने ऐसा फील किया हो। अगर मैं 10 साल और छोटा होता तो मैं इसके साइड से फाइट करता। गनी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगा। जिनू कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पर है, इसलिए मुझे जाना होगा। उसके जाने के बाद गनी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कितना डिसअपॉइंटेड हूँ जब मुझे पता चला कि एक एस रैंक हीलर भी एजिंग को क्योर नहीं कर सकता। अभी के मेरे सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। वैसे चीफ वू मेरे साथ ड्रिंक करोगे? मैं नहीं करता। गनी कहते हैं कि ठीक है, बट आई वंडर जिनू को ड्रिंक करना पसंद होगा या नहीं। वही जिनू सोचता है कि हंटर एसोसिएशन ज्यादातर डी और ई रैंक के डंजन को हैंडल करती है, बट मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करके अपने मदर को क्योर करना होगा। कुछ टाइम बाद हम डोंगसू को देखते हैं जो कहता है कि डिप्यूटी डायरेक्टर, तुम्हें मेरे जैसे लूजर से क्या चाहिए? डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ डायरेक्टली पूछना है। वो संग इलवान नाम का बंदा क्या सच में एक मैजिक बीस्ट है? इस पर उसे याद करते हुए डोंगसू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो कोई इंसान की पावर थी? मुझसे कोई गलती नहीं हुई, वो पक्का एक मैजिक बीस्ट है। डायरेक्टर जाते हुए कहता है कि अच्छा, अब तुम आराम करो और डिस्चार्ज होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आओ। डोंगसू पूछता है कि फिर उस बंदे का क्या? डायरेक्टर कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसे ट्रैक कर रही है, बट जबकि उसने तुम्हें हराया है तो हम ये कह नहीं सकते कि वो कब पकड़ा जाएगा। उसके जाते ही डोंगसू इलवान की बात याद करता है। इलवान कहता है कि मेरे फैमिली के पास मत आना, मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम मेरी बात याद रखना, तुम मुझसे मरने के बाद भी नहीं बच सकते। ये याद करके डोंगसू बहुत चिढ़ जाता है और सोचता है कि मैं बहुत बुरी तरह हारा, बट मुझे पता है कि वो कहाँ जाएगा। मुझे बस इक्विपमेंट चाहिए, एक आर्टिफैक्ट जो उसे क्रश कर सके। आर्टिफैक्ट से मैन मेड रेलिक है। हंटर वर्ल्ड में ये हाई लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन भी नहीं बना सकते। आज की दुनिया में इन्हें ऑनलाइन ऑक्शन में खरीदा जा सकता है। वही जिनो सोचता है कि ये सब इतने महंगे क्यों है, बट डीमन कासल को कॉन्कर करने के लिए मुझे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, पर स्टोर पर जो चीजें हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रही। तभी उसे रेड बॉल की याद आती है। वो बताता है कि मार्केट में मिलने वाले हाई लेवल के इक्विपमेंट्स भी 20 या 30% पावर इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये बॉल मैजिक डैमेज को डबल कर सकता है। इसका मतलब ये हाई प्राइस में बिकेगा, बट एक ही रैंक के हाथों में ये होगा तो सवाल उठेंगे कि आखिर ये मुझे मिला कहाँ से। अगर मेरे पास एक ए रैंक के गेट में एंटर करने का रिकॉर्ड हो तो मैं उसे एज ए एक्सक्यूज यूज कर सकता हूँ, बट ऐसे ही रैंकर में हाई लेवल रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तभी उसे पता चलता है कि एक गिल्ड माइनिंग टीम रिक्रूट कर रही है। अगले दिन गुनी जिनू की इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये फोटो में बिल्कुल अलग लग रहा है, क्या ये कोई फॉल्स रैंकर है? जिनचुल बताता है कि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो पहले बहुत बार क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है, इसका मतलब वो फॉल्स रैंकर नहीं है। गुनी कहते हैं कि बार बार हॉस्पिटल जाना आना, वो अभी तक जिंदा है, ये चमत्कारी है। जिनचुल बताता है कि अपने सिक मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस और अपनी छोटी बहन के ट्यूशन फीस भरने के लिए वो फंड्स जमा करके अपने फैमिली को
को अकेले संभालता है। ऐसा देखना आज की दुनिया में बहुत रेयर है। वो सच में एक डिवोटेड बंदा है। वैसे मुझे न्यूज मिली है कि उसने हंटर्स गिल्ड के एक रेड मिशन को ज्वाइन किया है। ये सुनकर गनी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हों ने कहा था कि वो कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा, बट वो भी ह्यूज साइनिंग बोनस पाने के टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया। बट उसे जिनचुल बताता है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसने उनकी माइनिंग टीम ज्वाइन की है। ये सुनकर गनी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये बंदा बहुत छुपा रुस्तम है। दूसरी ओर जिनवू खुद को एज ए कॉम्बैट टाइप हंटर बताकर माइनिंग टीम ज्वाइन करता है और सोचता है कि लार्ज स्केल रेड मिशन जैसे हाई लेवल डंजन को कॉन्कर करने में टीम वर्क एसेंशियल होता है। यहाँ मैजिक बीस्ट को हंट करने के लिए असोल्ट टीम्स होती है, जैसे कि किमचुल की थी। फिर माना क्रिस्टल्स को जमा करने के लिए माइनिंग टीम्स होती है और मैजिक बीस्ट के बॉडी को रिकवर करने के लिए रिकवरी टीम्स होती है। ज्यादा लोगों को यूज करने से ज्यादा बेनिफिट होने का पोटेंशियल होता है। मीनवाइल डंजन में जोंग इन चुटकियों में 3 बड़े मैजिक बीस्ट को अपने फायर मैजिक से मार डालता है और टैंकर्स की मदद से अपनी फायर को ब्लॉक करता है। वो कहता है कि अगर उनकी बॉडी पूरी तरह से जल जाए तो वो कुछ काम की नहीं, इसलिए मैंने उन पर थोड़ा तरस खाया और हमारे अराउंड के एनिमीज भी अभी तक निपट चुके होंगे, इसलिए चलो। वैसे जिन लेडीज की स्मेल सेंसिटिव है, उन्हें जलने की स्मेल को थोड़ा सहना होगा। वही जिनू देखता है कि असोल्ट टीम बाहर आ रही है और क्या उन लोगों ने बॉस को छोड़कर सभी मैजिक बीस्ट को मार भी दिया। वैसे कल जब मैं उसके पास से गुजरा तब मैं उसके स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील कर सकता था। उसने किसी को भी बिना करो जाए ए रैंक गेट से बाहर निकाला। लोग इसके बारे में जो कहते हैं वो एकदम सच है। और क्या ये वो है हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर एंड इस कंट्री की 9th एस रैंक हंटर दी डांसर चाई हैन। ये बहुत टेरिफाइंग है। उसके तरह ऑरा वाले इस दुनिया में कुछ ही गिने चुने होंगे, तभी चाई हैन को भी इंटेंस ऑरा फील होता है, जैसे कि चेयरमैन उसके सामने ही हो। वही जिनो सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा परसेप्टिव है। फिर असोल्ट टीम के बाद अब माइनिंग टीम और रिकवरी टीम की बारी आती है और सभी लोग जोर शोर से अपना काम शुरू कर देते हैं। वही जिनो सोचता है कि मैजिक पावर इस डंजन में भरी हुई है। ये डीमन कासल के वल्कन और मीटस से भी बहुत स्ट्रॉन्गर है। मुझे देखना है कि आखिर ये ए रैंक का बॉस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। वही वो सुनता है कि बाकी माइनर्स उसके बारे में बुराई कर रहे हैं कि टीम लीडर ने की रैंक को क्यों लिया। तभी एक बंदा जिनू से टकरा जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, बट जिनू के देखने पर उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो उसकी माफी मांगकर सोचता है कि ये बंदा क्या सच में की रैंकर है। और यही सवाल बाकियों के मन में भी आता है जब वो जिनू को काम करते हुए देखते हैं। फिर लंच ब्रेक में जिनू कहता है कि मैं काम करूंगा, आप लोग आगे जाओ। फिर उनके जाने के बाद जिनू अपना नाटक बंद करता है और उस बॉस को देखने के लिए दौड़ लगाता है। वो बॉस रूम के पास फील करता है कि ये बॉस मीटर्स से भी स्ट्रॉन्गर है। मेरे रीजंस बता रहे हैं कि बॉस से मत लड़ो, अगर मैं बॉस को हरा दूंगा तो गेट बंद हो जाएगा और इससे हंटर्स गिल्ड को बहुत नुकसान होगा, बट मैं उससे थोड़ा सा ही देख कर आऊंगा। तभी चाइयन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।